Good morning, students. Today we are going to do explanation of our poem Coming, written by Philip Larkin. In our previous video, as I have told you about the summary, about the poet and about the poem, and we came to know that this is a poem about the views of poet Larkin, that just after summer the season of spring will come, and it denotes, or we can say it expresses his views about the boring childhood which he had spent. So that's why here the poet is expressing his childhood and his experience about his childhood in his earlier life. So here today we are going to do the explanation of the poem Coming. It's a very easy poem and we are going to do the whole poem in this single video. Okay, so let's start. Coming. On longer evenings, light, chill and yellow. As I have described you in your summary, that in the winter season, the evenings are longer, the days are shorter and the lights are longer, and nights are longer. So that's why here he is saying that the evenings are longer, because evenings come earlier. कि जो शाम है वो जल्दी आ जाती है. सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि जो रातें हैं वो लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, शाम जल्दी हो जाती है. तो इसीलिए उसने कहा ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, कि वो सर्दियों के दिनों के अंदर लंबी शामें. Because in winter season the evenings are longer. Here the poet is saying on longer evenings, light, chill and yellow. At that time the light that we lit up in the streets, or we can say the light of sun, come and fall on the eyes, and it is so much chill in the winter season, and the light is yellowish everywhere due to the lamp light and जस्ट बाय द सनलाइट. यानी कि सूर्य की रोशनी भी जब बर्फ़ पे पड़ती है तो चारों तरफ पीलापन सा छा जाता है. उसके बाद में शाम में अंधेरा जब छाता है तो उस वक्त लैंप जलाया जाता है, तो लैंप की रोशनी भी पीली सी ही होती है, और वो जैसे ही बर्फ़ पे पड़ती है तो चारों तरफ पीलापन ही छाता है. तो इसीलिए इसने कहा कि वन ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, लाइट, चिल एंड येलो, कि ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, उन गहरी लंबी शामों के समय, लाइट, रोशनी जो है वो क्या है, चिल, ठंडी सी लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, एंड येलो, और वो क्या है, पीली है. बाथ्स द स्क्रीन फोरहेड्स ऑफ हाउसेस. बाथ द स्क्रीन्स, ठीक है. यहाँ पे स्क्रीन का मतलब क्या है, शांत. स्क्रीन का मतलब शांत, ठीक है. चारों तरफ शांति छाई हुई है. बाथ्स मतलब नहाया हुआ है, पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है, नहाया हुआ है. किससे, शांति से. चारों तरफ एवरीवेयर देयर इज कामनेस, चारों तरफ शांति ही शांति छाई हुई है. फोरहेड्स ऑफ हाउसेस. फोरहेड ऑफ हाउसेस का मतलब घरों के बाहर. फोरहेड वैसे तो माथा होता है, हाउसेस का मतलब घर होता है, ठीक है. यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस, फोरहेड्स ऑफ द हाउसेस मतलब इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस. ओके, सो इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस there is chill and light is yellow and everywhere there is calmness. कि घरों के बाहर पूरी तरह से ठंड है, जो रोशनी है वो पीली सी दिखाई दे रही है, और चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई है. A thrush sings, suddenly I hear a voice of thrush. Thrush is a bird. Thrush एक पक्षी है जो क्या करता है, बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है. It tells us about the arrival of spring season after winter, कि सर्दियों के बाद में जो बसंत का मौसम आता है, उस बसंत के मौसम के आगमन की सूचना ये पक्षी देता है. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि सडनली आई हियर ए थ्रश सिंग, यानी कि एक थ्रश के गाते हुए उसको, उसकी मधुर सी आवाज़ को मैं सुनता हूँ, और जैसे ही मैं उसकी मधुर आवाज़ को सुनता हूँ मैं उसी समय समझ जाता हूँ कि अब बसंत ज़्यादा दूर नहीं है, कि बसंत इज नॉट सो फार फ्रॉम अस राइट नाउ. लॉरल सराउंडेड, ए थ्रश सिंग्स, लॉरल सराउंडेड. लॉरल सराउंडेड, चारों तरफ घिरा हुआ. किससे घिरा हुआ? नाउ द पोएट इज सेइंग दैट एवरीवेयर द प्लेस इज सराउंडेड. सराउंडेड का मतलब घिरा हुआ. और लॉरेल जो है यहाँ पे एक झाड़ी है. लॉरेल क्या है? झाड़ी है.
ठीक है, तो चारों तरफ जो है वो झाड़ी से घिरा हुआ, अर्थात यहाँ घिरा हुआ कौन है, वो पक्षी थ्रस, वो उन झाड़ियों में छुपा हुआ है जो आसपास में है। तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि आई हियर अ वॉइस ऑफ थ्रस दैट इज हिडन इन द सराउंडेड लॉरेल। लॉरेल मीन्स बुशेस, झाड़ियाँ, कि मैंने सुनी आवाज़, किसकी आवाज़ सुनी, मैंने आवाज़ सुनी एक थ्रश नामक पक्षी की, जो चारों तरफ वहाँ पर जो फैली हुई झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ बैठा है और वहाँ से वो गा रहा है। इन द डीप बेयर गार्डन, कहाँ पर, डीप बहुत ही घना, डीप यानी कि घना, बेयर सुनसान खाली, गार्डन बागीचा, कि जो क्या है पूरे सुनसान खाली बागीचे के अंदर, जो बागीचा जो है उसके अंदर झाड़ियां हैं और उन झाड़ियों के अंदर वो बैठा हुआ गीत गा रहा है, अर्थात मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। आई एम हियरिंग द नॉइस ऑफ द थ्रस बर्ड दैट इज हिडन इन द बुशेस इन द बेयर गार्डन, इट फ्रेश पील्ड वॉइस एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, इट विल बी स्प्रिंग सून। It's fresh, peeled voice, fresh, ताजी, peeled voice, new voice, as if it has come out after peeling the skin. यानी कि नई नई निकली हुई ध्वनि, मानो जैसे अभी अभी क्या है छिलके हटा करके आवाज़ निकाली हो। पील्ड, पील्ड का मतलब होता है छीलना। अब जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम क्या करते हैं जब आलू छीलते हैं, आलू को काटा जाता है, छीला जाता है, छीला जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्ड, आई एम कटिंग द पोटैटोज, नो आई एम पीलिंग द पोटैटोज। बनाना, पील्ड, छिलका उतारा जाता है, जिसका छिलका उतारा जाता है उसे पील कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि इट फ्रेश पील्ड वॉइस, उसकी ताजगी से भरी हुई मधुर सी मीठी सी आवाज़, जैसे अभी अभी कहीं से हटा करके जो है वो निकाली गई हो। एस्टोनिशिंग, जो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली है, आश्चर्यचकित करने वाली है, ठीक है। द ब्रिक वर्क, इट विल बी स्प्रिंग सून, जो ये हमारे सामने प्रेजेंट करती है, ठीक है, कि एक बिल्कुल ताजगी है कि ऐसा लगता है कि वो बार बार कह रहा है, ठीक है। एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, इट विल बी स्प्रिंग सून, कि जल्दी ही बसंत का ऋतु आने वाली है, बसंत का मौसम जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसका एक बार फिर वापस से, ये आपका एक स्टेंजा हमने कर लिया, एक पैराग्राफ ये कह सकते हैं कि हमने किया, कि जिसके अंदर इस 2 पैराग्राफ में हम इसको पूरी को डिवाइड करके हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आई हैव डन फर्स्ट पैराग्राफ एंड आई एम रिवाइजिंग इट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। सो these lines, from where these lines have been taken from, I am explaining it, so you will write like this, these lines have been taken from the poem Coming, written by Philip Larkin, okay, or composed by movement poet Philip Larkin, whose poetry is notable for its melancholy, bitterness and stoic wit. Here in these lines the poet is saying, when the evenings are longer in the winter season, the tranquil or the screen house fronts are bathed in light, which is chilly and yellow. Then the poet hears a thrush singing in the midst of laurel, means bushes, laurel bushes, in the deep barren garden. Its voice is shrill but sweet. Its voice is shrill but sweet. It appears that the thrush is heralding the advent of spring season. It looks like that the thrush is proclaim मतलब घोषणा करना, okay. The thrush is proclaiming about the coming of spring season. There is freshness in the singing of the lark, sorry, thrush, not lark, thrush. Here we are talking about the thrush bird. So here the poet is saying there is freshness in the singing of the thrush. It appears that the thrush is saying repeatedly that the spring season would come and take the place of winter, which is now about to end. Okay, so this is the explanation of the poem. I am now revising it in Hindi so that you can understand it better. Okay. इट इज़ आल्सो फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी क्या है हिंदी में बोलना पड़ता है।
यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जब शामें अधिक लंबी हो जाती हैं, सर्दियों में आपको पता है कि शाम बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो मकानों के सामने का जो भाग होता है वो बिल्कुल शांत होता है, हर तरफ शांति सी छाई हुई होती है, बिल्कुल एकदम से कामनेस वहाँ पे, और जो पूरी तरह से यूँ लगता है कि जैसे वो घर का बाहरी क्षेत्र जो है वो ढका हुआ है किससे? बिल्कुल शीतलता यानी कि ठंड से, और उसके साथ साथ में एक पीले प्रकाश से ढका हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो प्रकाश किस चीज़ का है। वो प्रकाश पहले तो होता है किसका? सूरज की रोशनी का, किरणों का, और उसके बाद में वो प्रकाश होता है किसका? वो वहाँ पे बाहर जलने वाले लैंप्स का। तब कवि एक थ्रस पक्षी को गाते हुए सुनता है, और यह पक्षी जो एक बहुत ही मधुर सा प्यारा सा गीत गाता है, यह एक गहरे बिना पत्तियों वाला एक उद्यान है। बैरन गार्डन बोला ना, बैरन गार्डन मतलब एकदम निर्जन सा, जहाँ पर अभी हरियाली छाई हुई नहीं है, क्योंकि अभी स्प्रिंग सीजन आया नहीं है, पत्ते गिर चुके हैं पेड़ों के। तो इसीलिए उसने कहा कि बैरन, खाली सा, सुनसान सा एक जो गार्डन है, बागीचा है, उसमें लॉरेल पक्षी झाड़ियों में छुपा हुआ क्या कर रहा है? सॉरी, लॉरेल की झाड़ियों में, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी। थ्रस पक्षी लॉरेल की झाड़ियों में छुपा हुआ गीत गा रहा है। इसकी आवाज़ तीखी है परंतु बहुत ज़्यादा मधुर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो थ्रस पक्षी बसंत ऋतु के आगमन की बार बार हमें घोषणा कर रहा है, हमें बता रहा है कि बसंत ऋतु आएगी और वो जल्द ही आने वाली है, और उसके बाद में सर्दी का अंत हो जाएगा। सर्दी का स्थान वो बसंत ऋतु ग्रहण कर लेगी, जो सर्दी अब समाप्त होने की ओर है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास में फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकंड पैराग्राफ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे कवि? इट विल बी स्प्रिंग सून। Again it is repeating, the poet is repeating the line. It is a repetition, an example of beautiful figure of speech, repetition. Here the another meaning of repeating that same line is, here the poet is stressing. यहाँ पर कवि क्या कर रहा है? वो यहाँ पर जोर दे करके कह रहा है, एम्फेसाइजिंग, दबाव दे रहा है, जोर दे करके कह रहा है, क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि वो गीत क्या गा रहा है, क्योंकि ये एक रिपीटिशन का बहुत सुंदर उदाहरण है। कहता है इट विल बी स्प्रिंग सून, जल्दी ही क्या होगा? बसंत ऋतु आ जाएगी। एंड आई हुज चाइल्डहुड इज ए फॉरगॉटन बोर्डम, क्योंकि उस बसंत ऋतु के उस आवाज़ को सुन करके वो अपने बचपन को याद कर रहा है। तो अब ये कहता है कि एंड आई, और मैं, अब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा है। हेयर द पोएट इज एक्सप्रेसिंग और शेयरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद अस, दैट हाउ वाज हिज चाइल्डहुड, कि कैसे उसका बचपन कैसा था, उसको वो अब यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। कहता है एंड आई हुज चाइल्डहुड, और मैं जिसका बचपन, इट इज फॉरगॉटन बोर्डम, ये क्या है? एक फॉरगॉटन, ना भुला जाने वाला, या ये कह सकते हैं कि मैंने भुला दिया, ऐसा बोरियत से भरा हुआ मेरा बचपन था। माई चाइल्डहुड वॉज फुल ऑफ बोर्डम एट दैट टाइम, फील लाइक ए चाइल्ड, और मैं ऐसा ही महसूस करता था एक बच्चे के समान, एक ऐसा बच्चा जिसका पूरा जीवन किससे भरा हुआ है? बोरियत से भरा हुआ है। बोरियत से मतलब कि जहां पर हमारा मन नहीं लगता, हमारे पास करने के लिए चीजें नहीं होती हैं, तो बोर्डम। हु कम्स ऑन ए सीन ऑफ अडल्ट रिकंसिलिंग, जो अब क्या है? एक ऐसे जगह पर आ गया है। हु कम्स ऑन ए सीन, सीन का मतलब यहाँ पे दृश्य, दृश्य से मतलब हु रीच्ड at a position, now he is adult and he is living with the adult people. अब वो बड़ा हो चुका है, बड़े लोगों के साथ में रह रहा है, तो इसलिए उसने अपना बचपन अब वो भुला दिया, वो भुला देना चाहता है, और वो भूल चुका है उस बचपन को। Who comes on a scene, कि वो एक ऐसे दृश्य में अर्थात ऐसी जगह पर एक ऐसे समय पे आ चुका है, ऑफ अडल्ट, जो कि क्या है? अडल्ट है, यानी कि वयस्क जो जीवन है अब वो जी रहा है। रिकंसीलिंग, पुनः याद करते हुए अपने उस बचपन को, परंतु अब वो उसे और ज़्यादा याद नहीं करना चाहता। एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग बट द अनयूजुअल लाफ्टर एंड स्टार्ट्स टू बी हैप्पी। इसके साथ साथ में वो यहाँ पे अडल्ट का और यूज़ क्यों कर रहा है? वो अडल्ट का यूज़ इसलिए कर रहा है कि वो अब अडल्ट लोगों, अधेड़ अवस्था की उम्र के लोगों को देख करके वो अब अपना जीवन जी रहा है और उनका अनुसरण कर रहा है। वो यानी कि ही इज़ फॉलोइंग द पीपल who is younger than him और elder than him, sorry, who is elder than him, जो इससे क्या है? काफ़ी बड़े हैं और जो क्या है? एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो उनको देख करके ही ये क्या हो रहा है? By seeing them he feels very happy.
एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, और वो उन्हें देख करके कुछ और तो समझ नहीं पाता, पर वो यही समझ पाता है कि मैं अपना बचपन भुला दिया और अब मैं पूरी तरह से इस माहौल के साथ में, इस समय के साथ में मुझे सामंजस्य बैठा करके चलना है। बट द अनयूजुअल लाफ्टर, परंतु उनकी वो अनयूजुअल लाफ्टर को देख करके, उस हंसी को देख करके वो कहता है कि बस मैं क्या कर सकता हूँ, एंड आई स्टार्ट्स टू बी हैप्पी, और मैं उन्हें देख करके खुश हो जाता हूँ। रिकंसिलिंग मतलब मेकिंग एडजस्टमेंट। रिकंसिलिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग एडजस्टमेंट, समझौता करते हुए। तो कहता है ऑफ अडल्ट रिकंसिलिंग, कि मैं उन अडल्ट लोगों को देख करके मैं क्या करता हूँ, मैं समझौता कर लेता हूँ अपने आप से। एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, हालांकि मैं कुछ समझ नहीं पाता। बट द अनयूजुअल लाफ्टर, परंतु वह एक अतार्किक सी जो उनकी हंसी होती है, उस असामान्य सी हंसी को देख करके मैं भी क्या करता हूँ, अपने आप में खुश होने लग जाता हूँ। क्योंकि अधेड़ अवस्था के बाद में जब आदमी अपने पूरे बचपन को भुला चुका होता है, वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, तो उस वक्त वो एक बहुत ही आराम से जीवन जीता है, जिसके अंदर उनके पास में बातें करने के सिवाय और कुछ नहीं होता। वो केवल बातें करते हैं, मतलब अपने आसपास के लोगों के साथ बैठते हैं, वो माहौल में ढल चुके हैं। और वो कैसे ढलते हैं, यही मैं उनको देख करके सीखता हूँ। उनके जैसे उन्होंने समझौता किया है समय के साथ में, ऐसे ही मैंने भी अब समझौता कर लिया है समय के साथ में, और मैं उनके जैसा ही अब जीना चाहता हूँ। उन्हें देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर इसको वापस से रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है। इट विल बी स्प्रिंग सून एंड आई हुज चाइल्डहुड इज फॉरगेटन बोर्डम। हियर द पोएट इज सेइंग कि व्हेन लार्किन हियर्स द ब्यूटीफुल एंड स्वीट वॉइस ऑफ थ्रश, ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड, which he describes as a forgotten childhood. He had an unremarkable childhood. His childhood was not so much significant for him. He himself once remarked that his biography could begin when he was 21 years old. That is nothing remarkable. So it had happened during the first 21 years of his life. Really, he had a tendency to speak about himself in depreciatory terms. However, now he feels like a child who has suddenly appeared on a scene in which the adults are getting reconciled with each other. Means the adults are adjusting themselves, making adjustment with the other peoples in this scenario. And on such occasion, Larkin can understand nothing except the unusual laughter of the people. And as he hears the unusual laughter of the people, then the poet himself begins to feel happy. Now I am explaining it in Hindi. अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे कवि क्या कहता है। कि कवि कहता है कि it will be spring soon and I whose childhood is a forgotten boredom feel like a child who comes on a scene of adult reconciling and can understand nothing but the unusual laughter and starts to be happy. यहाँ पे कवि कहता है कि जब वो लार्किन, जब थ्रस पक्षी का गाना सुनते हैं, लार्किन कौन है? फिलिप लार्किन लेखक है। तो लार्किन जब थ्रस पक्षी का गाना सुनते हैं तो उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है, बचपन का याद आना शुरू हो जाता है। और जिसको वो क्या कहते हैं कि जिसको वो हमें बता रहे हैं कि उनका बचपन एक ऐसा बचपन कि जो कभी याद किया जाने वाला नहीं है, जो पूरी तरह से बोरियत से भरा हुआ था, जिसका वर्णन करना भी अब आसान नहीं है। उनका बचपन ऐसा था कि जिसमें कोई भी उल्लेखनीय काम उन्होंने नहीं किया, कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं ने एक बार ये कहा था, उन्होंने टिप्पणी की थी कि उनका जीवन वृत्तांत यानी कि उनकी जो बायोग्राफी है, जो उनके जीवन की बारे में वर्णन करना है, तो उनके 21 वर्ष होने से प्रारंभ हो सकता था। अगर वो ये कहते हैं कि भी अगर मैं किसी को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में अगर मैं बताऊं, तो वो कहता है कि मैं अपने घटनाओं की शुरुआत ही जब मैं 21 वर्ष का था तभी से मैं कर सकता हूं। उससे पहले 21 वर्ष से पहले मेरे जीवन में कोई भी उल्लेखनीय घटना घटित नहीं हुई। मेरा जीवन पूरी तरह से बोरियत से भरा हुआ था। मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता उस जीवन के बारे में, और मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता। यानी कहने का मतलब है कि उनके जीवन के प्रथम 21 वर्षों में कुछ भी उल्लेखनीय घटित नहीं हुआ था।
वास्तव में उनमें अपने स्वयं के बारे में अवमूल्यन भरी भाषा में बोलने की प्रवृत्ति यहाँ पर थी, यानी कि खुद के बारे में वो एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जहाँ पे वो अपने खुद का ही मूल्य नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी अब एक बच्चे के समान होने का अनुभव करते हैं। इसमें लिखा ना कि एंड आई हुज चाइल्डहुड, यानी कि वो अब अपने आप को एक बच्चे के समान होने का अनुभव करते हैं। और एक ऐसा बच्चा जो अचानक ही बड़ा हो गया, 21 साल 20-21 साल तक तो वो अपने आप में ऐसे कोई उल्लेखनीय घटना थी नहीं, तो वो अपने आप को बच्चा ही समझ रहा था। और अचानक ही वो क्या हो गया, एक ऐसे दृश्य में अपने आप को पाता है जहां पर जो प्रौढ़ लोग हैं, यानी कि जो एडल्ट लोग हैं, वो रह रहे हैं। और जब वो आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं वो अडल्ट लोग, तो उनको वो देखता है और वो कैसे अडल्ट लोग उस सीन के अंदर, उस दृश्य में, उस जीवन के अंदर लोगों के साथ में समझौता करके जी रहे हैं, उनको देख करके ये भी अपने आप में समझौता करना इसने सीख लिया है। तो ऐसे अवसरों पर लार्किन कुछ भी नहीं समझ सकते कि वो कर क्या रहे हैं, सिवाय अन्य लोगों के वो एक सामान्य सी जो उनकी अनयूजुअल जो उनकी लाफ्टर है, उनकी हंसी है, उनको देखते हैं। और तब कवि स्वयं भी अपने आप को प्रसन्न अनुभव करने लगते हैं, अपने आप को खुश अनुभव करने लगते हैं। तो ये तो थी आपके पास में एक्सप्लेनेशन पोएम की। आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो अब तक ये तीसरी पोएम है हमारी, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं की तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि सर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं करवाई। तो आप, जैसा कि मैंने बीच में बता रहा हूँ, मैं आज भी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है कि उसको कैसे लिखना है। जो मेरा इंग्लिश में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, आप उसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन के अंदर जैसे मैंने एक साथ पैराग्राफ आपको समझाया है उसको आप लिख सकते हैं, पर उससे पहले रेफरेंस लिखोगे। और रेफरेंस में क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम, उसके बाद में रिटन बाय पोएट, पोएट का नाम, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप कॉन्टेक्स्ट लिखोगे कि इस पोएम के अंदर क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में बताया हुआ है, और फिर उन पंक्तियों का आप वर्णन करोगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारी पोएम ख़त्म हो गई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।